नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फेनॉल। इसमें भी जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब जरा देखिए इसका समझिए इसमें क्या क्या आता है। नंबर 1 नाइट्रेशन। पहले तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन है मतलब सब्स्टिट्यूट होएगा, एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक है, भाई इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जो अटैक करने वाले जो स्पीशीज है वो कौन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इस सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग ले चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, द नंबर वन इज नाइट्रेशन। पहला है यहाँ पर नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि ये आपके पास है फेनॉल, दिस इज द फेनॉल, दिस इज द फेनॉल, एंड इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं एंड इससे सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर OH आया, यहाँ पर आया NO2। दूसरा एक और प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है वो है OH और यहाँ पर आएगा NO2। तो ये है ऑर्थो, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, जबकि यह है पैरा नाइट्रोफेनॉल। बाद में इन दोनों को सेपरेट करना काफ़ी आसान होता है। आसान मतलब कैसा, डिस्टिलेशन आप कराते हो। ये जो है ना ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इसका जो नेचर है वो वोलेटाइल नेचर है। दिस इज वोलेटाइल नेचर, दिस इज लेस वोलेटाइल, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज मोर वोलेटाइल एंड दिस इज लेस वोलेटाइल कंपेरेटिव टू द ईच अदर। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में आप पाएंगे कि जो यहाँ पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रामोलिक्यूलर है, आपस में ही है, जबकि ऑर्थो नाइट्रो वाले में, पैरा नाइट्रोफेनॉल में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक दूसरे के साथ है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ है। कैसे? ये जरा ये देखिए, इसमें क्या होगा ये वाला कि दिस वन इज OH एंड दिस इज, ये देखिए जरा, ये देखो ये NO2 है। अच्छा, अब NO2 को भी अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये NO2 कुछ ऐसा बनता है, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड विद O। ओके, इसका कनेक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ होगा ऑफ ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखिए ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस पहले वाले में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से पहला वाला मोर वोलेटाइल है। जबकि दूसरा वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो पहले वाले में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ही, अंदर ही अंदर, दूसरे से मतलब नहीं, अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि पैरा वाले में क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा, सब आपस में कनेक्टेड है, इसलिए लेस वोलेटाइल है ये, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया होता, तो ये देखिए इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, मान लीजिए आपने डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया होता, तब क्या होना था, तब ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कैसे? यहाँ पर OH है ही, यहाँ पर NO2 आ गया, यहाँ पर भी NO2 आ गया और यहाँ पर भी NO2 आ गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोड्यूस होंगे, बाद में आप इनको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो बनके तैयार होता है पिक्रिक एसिड, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अगला है हेलोजिनेशन। तो जैसे नाइट्रेशन था वैसे ही हेलोजिनेशन। आगे बढ़ते हैं, हेलोजिनेशन। सेकंड वन, हेलोजिनेशन।
तो भाई ये देखो, ये हो गया फेनॉल। फेनॉल का रिएक्शन आपने करा दिया, मतलब फेनॉल में आपने लेट्स से ब्रोमिनेशन करा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आप CHCl3 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर CH2 भी यूज़ कर सकते हैं एट 273 केल्विन। तो क्या होगा कि एक जगह पर आ जाएगा Br और एक जगह पर आ जाएगा, मतलब पैरा पोजीशन पे आ जाएगा Br। सो पहला वाला जो बनेगा वो बनेगा माइनर एंड सेकंड वाला जो है ये बनेगा मेजर। फर्स्ट वाला माइनर, सेकंड वाला मेजर, क्यों? ऑब्वियसली सिमेट्रिकल रीजन है। आपको याद होगा कि जब आपने हेलोजिनेशन करवाया था पहले, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे, वहाँ पर आपने इस्तेमाल किया था लुईस एसिड, याद है? आपने लुईस एसिड का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपको लुईस एसिड का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि याद करो OH जो ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप अटैच्ड है एक्स्ट्रा, ये OH ग्रुप क्या करता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये क्या है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ा देता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपको लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आपको लुईस एसिड की जरूरत इसलिए पड़ती थी ताकि आप ब्रोमीन को पोलराइज कर सकें। ठीक है, ब्रोमीन को पोलराइज का मतलब देखो, ये Br है, ये Br है, ये Br, ये Br, राइट? तो पहला वाला थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आप लोग पोलराइजेशन, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो वहां पर आपको लुईस एसिड की जरूरत इसलिए पड़ रही थी ताकि पोलराइज करवाना है आपको। यहां पर जरूरत नहीं है। ये जो OH माइनस, ये जो OH है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से आपको ब्रोमीन को पोलराइजेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के मौजूद होने से आपको पोलराइजेशन नहीं कराना पड़ेगा ब्रोमीन का, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि ये जो OH माइनस है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। ओके, अगर यहाँ पर ब्रोमीन कुछ ज़्यादा ही लिया होता, लेट्स से कि सेम फेनॉल है आपके पास, ये देखिए ये फेनॉल है एंड आपने कुछ ज़्यादा ही ब्रोमीन ले लिया, मतलब कि आप जो ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं वो 3Br2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई? तो कुछ ज़्यादा ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे नाइट्रो वाले केस में देखा था इससे पहले कि OH इधर पे है ही, एक OH इधर, सॉरी नॉट OH, Br, एक Br आ जाएगा इधर पे, एक Br आ जाएगा इधर एंड एक Br आ जाएगा इधर। तो क्या बना ये बना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो ये क्या था? हेलोजिनेशन। सेकंड वाज द हेलोजिनेशन। ठीक है, अगला है कोल्बे रिएक्शन। सो बी वाला देखिए, द बी इज कोल्बे रिएक्शन। कोल्बेस रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि आप लेते हैं फेनॉल, फेनॉल का रिएक्शन आप कराते हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो प्रोड्यूस होगा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड बन करके तैयार होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाता है OH और इधर पे आ जाएगा COOH। दिस इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दैट मीन्स ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या आप लोगों ने? ये कुछ देखा सा है, ये है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो नोन एज सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको बोला जाता है सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके, दिस इज नोन एज सैलिसाइक्लिक एसिड। अगला है राइमर थाइमन रिएक्शन। सी लिखिए, सी वाला राइमर थाइमन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि आपने लिया फेनॉल, फेनॉल का रिएक्शन आपने कराया CHCl3,
CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ। तो ज़रा नोटिस करना, पहले तो ये जो एक्वस NaOH है इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या बनेगा, ONA है ना, O माइनस Na प्लस। जैसे देखो ये कोल्बे रिएक्शन में देखो ज़रा, NaOH के साथ एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या बनाएगा, ONA प्लस, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस, NaOH क्या बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर लिबरेट होगा। तो यहाँ से ये OH उड़ा, ठीक है, और यहाँ से H उड़ा, वाटर अलग हो गया और Na यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, है ना। लेकिन साथ साथ में आपने CHCl3 भी ऐड कर दिया है, तो यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एज अ CHCl2। दिस इज द इंटरमीडिएट, ये जो स्पीशीज बना बीच में ये इंटरमीडिएट है। फर्दर आप इसका जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बन करके तैयार होगा O माइनस Na प्लस और यहाँ पर आ जाएगा CHO, ठीक है। उसका एसिडिफिकेशन के बाद फिर बनेगा ये देखिए ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा CHO। दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड। जैसे ऊपर वाला क्या था, सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर COOH अटैच था, राइट, यहाँ पर क्या है CHO अटैच्ड है। बाकी आगे का पार्ट तो वही है, बस पीछे का चेंज हो जाएगा, उसमें ओइक एसिड करके जुड़ गया तो यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, तो सैलिसाइल्डिहाइड। सो दिस इज द राइमर-टाइमर रिएक्शन, ओके। फोर्थ वन मतलब D वाला, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। D वाला लिखिए, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो भैया जिंक डस्ट के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, तो ये देखो ये फेनॉल है एंड इसका रिएक्शन जब आप जिंक के साथ करेंगे तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रह जाएगा एंड यहाँ पर बन जाएगा ZnO। अब आप एक चीज़ नोट करिए, ज़रा नोट करिए, ऊपर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लगाऊं या मिटा दूं एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली बनना क्या है, ये बेंजीन ही होगा, क्योंकि ये sp3 कार्बन होता है। sp3 कार्बन मतलब तीन ही वैलेंस, ये एक इस तरफ और तीसरा ऑब्वियसली कौन होगा, वो हाइड्रोजन ही होगा। सो दिस इज द रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। उसके बाद D वाला मतलब E वाला ऑक्सीडेशन, द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन। तो ये जो फेनॉल है इसका आप कराते हो ऑक्सीडेशन, फेनॉल का करवाया ऑक्सीडेशन, कैसे, ये देखो Na2Cr2O7, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये बन जाता है ऊपर की तरफ ऑक्सीजन अटैच्ड, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोक्यूनॉन, दिस इज बेंजोक्यूनॉन। देखो दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक ऊपर की तरफ, एक डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ है और एक डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ है, देख रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप बोल सकते हो कि डाई कीटोन बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक तरफ नीचे। सो दीज वर द रिएक्शन ऑफ फेनॉल, ओके।